Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. So today the date is 7 October. So let's quickly go through what are the important news from our exam perspective. First is Nobel Prize for Peace is given to a Iranian woman, that is Narges Mohammadi. Alright, and remember कि सिर्फ पीस प्राइज जो होता है नोबेल्स में वही नॉर्वे में दिया जाता है. राइट, बाकी के प्राइजेस आपके स्वीडन में दिए जाते हैं. एंड द रीजन इज बिकॉज स्वीडन हैज ए हिस्ट्री ऑफ एग्रेशन. इन 1814 इसने नॉर्वे को जबरदस्ती अपने साथ ही यूनियन में मर्ज कर लिया था. 1918, नॉट 84, 1918. ऑलराइट, इसीलिए जो पीस प्राइज है वो स्पेशली नॉर्वे में अनाउंस किया जाता है, ना कि स्वीडन में. ओके, अभी ये लेडी कौन है तो इनके बारे में आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि शी इज फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड और मोर स्पेसिफिकली अबाउट वुमेन राइट्स. ओके, शी इज फ्रॉम ईरान और ईरान ने इनको हाउस अरेस्ट कर रखा है. राइट, सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पे बाइडेन और जी की मीटिंग के लिए कोशिश की जा रही है क्योंकि चाइना और यूएसए के रिलेशन ऑलमोस्ट अपने सबसे लो फेज पर हैं इस वक्त. यहाँ पर फिलिपिन प्रोटेस्ट आफ्टर चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप नियरली कोलाइड्स विद द वेसल. ओके, तो हमने इसके बारे में बात की थी कि यहाँ पर चाइना पैसिफिक ओशन में आर्टिफिशियल बैरियर्स क्रिएट कर रहा है ताकि फिलीपींस और दूसरी कंट्रीज के फिशिंग वेसल्स ना आ पाए. राइट, तो अगर ये इस तरह की चीजें होती हैं तो यहाँ पर एक फियर डेवलप होता है that these territorial disputes in the waters could spark a larger crisis. All right, and we all know the Pacific is kind of hotbed nowadays due to this USA and its allies versus China rivalry. चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी बनाई गई थी एक टाइम पर. ओके, इससे पहले पार्शियल भी आई थी, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. उसमें क्या था कि इन लोगों ने तो टेस्ट कर लिया था, अपना अर्थ पे कर लिया था. ओके, टेरेस्ट्रियल सबमराइन अंडर वाटर भी कर लिया था. ठीक है, फिर जैसे सपोज स्पेस रह गया था उस टाइम तो इन लोगों ने पार्शियल लगाया था ताकि ये जो कर चुके हैं वो दूसरी कंट्रीज ना कर पाए और जो आगे करने हैं स्पेस वगैरह में वो ये कंट्रीज कर पाएंगी. फिर पार्शियल से आगे चल के कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया दैट कहीं भी नहीं कर सकते आप, ना टेरिटरी पे, ना सबमरीन में, सबमराइन समंदर में, और ना ही स्पेस में. ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रीटी लगाई और क्योंकि वर्ल्ड एक आर्म्स रेस से गुजर रहा था एक टाइम पर, एक से एक डेडली वेपन बनाए जा रहे थे एक दूसरे को डराने के लिए. फिर 1991 में जब सोवियत का कोलैप्स हो गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर ये आर्म्स रेस थम गई थी. ठीक है, और फिर काफी सारी ट्रीटीज यूएसए और रशिया ने आपस में साइन की, जैसे स्टार्ट 1. ओके, फिर स्टार्ट 2 भी लेकर आए. इस तरह की कई ट्रीटीज की. फिर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई एक दूसरे पर कि चलिए हम इस रेंज से ज्यादा की मिसाइल्स डेवलप नहीं करेंगे, इससे ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स डेवलप नहीं करेंगे. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के करीब 7,500 न्यूक्लियर वेपन्स तो इन दो कंट्रीज के पास हैं. ऑलराइट, पाकिस्तान के पास 117 समथिंग है, हमारे पास 90 प्लस हैं. ओके, इस तरीके से, बट ये दो कंट्रीज में सबसे ज्यादा है. तो अब रशिया ने कहा है कि वी विल रिवोक द रेटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. ओके, और अगर इससे आप बाहर निकल गए तो ये फिर से टेस्टिंग वगैरह शुरू कर देंगे और वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी. और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूएसए ने साइन तो किया था पर इसके हाउस ने कभी रेटिफाई किया नहीं इसको. राइट, दैट्स द प्रॉब्लम विद यूएसए. कई सारी ट्रीटीज हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है या आप कोई सी भी ट्रीटी ले लीजिए, इनके प्रेसिडेंट वगैरह साइन तो कर देते हैं लेकिन फिर इनका पार्लियामेंट उसको रेटिफाई नहीं करता है कई बार. राइट, और आपको पता होगा अगर आप यूएस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जानते हैं, यूएसए की पॉलिटी का, कि वहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव अलग है बिल्कुल, लेजिस्लेचर अलग है उनका और जुडिशियरी अलग है. हमारे यहाँ तो क्या है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव आते हैं यानी कि हमारे मिनिस्टर्स वो लेजिस्लेचर से ही निकल के आते हैं, एमपी ही बनते हैं. वहां ऐसा नहीं है. वहां प्रेसिडेंट, उनका जो एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है और उसके अंडर में जितने भी वो मिनिस्टर रैंक के, यानी वहां पर सेक्रेटरी कहा जाता है उन्हें, तो ये जितने भी सेक्रेटरीज अपॉइंट करते हैं ये पर्सनल लेवल पे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. तो कई बार ये प्रेसिडेंट और उनके सेक्रेटरीज वगैरह तो कुछ साइन कर देते हैं कि चलो ये एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेचर है वो उस चीज पे एग्री नहीं करता है. वहां पर लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हर 2 साल में हो जाते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन 4 साल में होते हैं. तो हो सकता है कि 2024 में सपोज कि कोई प्रेसिडेंट बनता है जो भी जीत रहा है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद जब लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो 2026 में, तो वहां पर
कोई दूसरी पार्टी मेजोरिटी में आ जाए, जिस पार्टी से प्रेसिडेंट है वो पार्टी मेजोरिटी में ना हो, कोई दूसरी पार्टी मेजोरिटी में आ जाए, ठीक है, तो वहां से फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज को पास करवाना इशू बन जाता है। प्रेसिडेंट ने तो कोई चीज एग्री कर दी, उन्होंने साइन कर दिया, बट रेटिफाई तो पार्लियामेंट ही करता है ना, तो वो पार्लियामेंट उस टाइम रेटिफाई करने से मना कर देता है। तो इस तरह के इश्यूज यूएसए में बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दिस इज वाई कि इंडिया ने सेपरेशन ऑफ पावर को इतना वाटर टाइट नहीं रखा है। हमने अपने लेजिस्लेचर में से ही हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव, दैट इज मिनिस्टर्स, ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव जिस पार्टी से होंगे वो वही हो सकते हैं जो लेजिस्लेचर में जिनकी पार्टी की मेजोरिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल करेंटली बीजेपी, राइट। तो इस तरह के कंफ्लिक्ट नहीं होते हैं। यूएस में इस तरह के कंफ्लिक्ट काफी सारे होते हैं, कई बार तो प्रेसिडेंट का जो बजट होना चाहिए नेशन का, वो बजट भी पास नहीं करता है वहां का लेजिस्लेचर, और उसी को कहते हैं शटडाउन होना, ठीक है, जो अभी 2-4 दिन पहले न्यूज में भी था। चलिए, यहाँ पर एक कुर्दिश करके एक रीजन है, मतलब कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है वहां ज्यादा, ठीक है, ये एक्सटेंड करती है काफी सारी कंट्रीज में, जैसे फॉर टर्की, सीरिया और ईरान, तीन कंट्रीज में, ईरान नहीं सॉरी इराक, तीन कंट्रीज की टेरिटरी में ये पॉपुलेशन रहती है। तो ये चाहते हैं कि हमें एक अपना इंडिपेंडेंट कुर्दिश स्टेट दिया जाए, ओके। लेकिन क्या है कि अगर कोई एक स्टेट में इन्होंने अपना बना लिया, जैसे सपोज सीरिया आज कमजोर है, वहां पे लड़ाइयां चल रही है, अगर सीरिया में कुर्दिश पॉपुलेशन अपना सेपरेट स्टेट बना लिया, फिर वो क्या कहेंगे कि टर्की में भी जो रीजन है जहां पर हमारी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, उन्हें भी हमारे मर्ज कराइए। इसलिए टर्की बहुत अगेंस्ट रहता है कुर्दिश मिलिटेंट्स के, कि बिल्कुल इनको बिल्कुल एकदम दबा के रखता है, बिल्कुल ठीक है, और नॉट जस्ट अपनी टेरिटरी में कि टर्की में जो लोग रहते हैं, बल्कि बॉर्डर के अक्रॉस सीरिया में भी जो टर्किश मिलिटेंट्स हैं उन पे भी ये हमेशा फाइट करता रहता है उनके साथ, ऑलराइट। तो यहाँ पर इन कुर्दिश मिलिटेंट्स ने कुछ हमला किया था टर्किश पे, तो टर्किश सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया है, ऑलराइट। सीरिया और ईस्टर्न टर्की, मैं मैप आपको दिखा दूंगा कभी बाद में, अभी के लिए फिलहाल इतना जान लीजिए। यहाँ पे काफी सारे, जब तालिबान कैप्चर हुआ तो तालिबान ने अफगानिस्तान में पावर कैप्चर की, तो काफी सारे लोग निकलकर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गए थे। तो पाकिस्तान का कोशिश कर रहा है उनको दोबारा रिपेट्रिएट करने की, क्या वापस अपने देश में जाइए, ठीक है। तो तालिबान कह रहा है कि ये गलत नहीं होना चाहिए हमारे लोगों के साथ, तो यार ले लो ना फिर, गलत नहीं होना चाहिए तो पाकिस्तान थोड़ी संभालेगा आपके लोगों को। चलिए अब देखिए ये जो केस चल रहा है यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट का, इसमें एक बात सुनिए कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था, क्या वो एंटी नेशनल प्रोटेस्ट था? फार्मर्स अपने कंसर्न के लिए बैठे थे ना कि आप हमारी एमएसपी लीगलाइज कर दीजिए, अरे, तो इसमें ये कोई एंटी नेशनल प्रोटेस्ट तो था नहीं। तो अगर इसको फर्स्ट पोस्ट वाले मीडिया हाउस ने दिखा भी दिया, ठीक है, या इसको रिपोर्ट भी कर दिया, तो कौन सी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो गई इसमें? ना सी क्वेश्चंस देखिए आप जरा, अभी शायद शर्मा भी गए थे, उनसे भी यही क्वेश्चन किया गया रिगार्डिंग फार्मर प्रोटेस्ट, आपने इसको सपोर्ट किया, आपने इसको रिपोर्ट किया, तो इसमें एंटी नेशनल क्या हो गया? Now, farm still, COVID fight, Chinese telecom firms in news click FIR. See, attempts to show Kashmir and Arunachal Pradesh as not part of India, discrediting the Indian government fight against COVID, funding the farmers' agitation, and putting up spirited defense of legal cases against Chinese telecom companies such as Xiaomi and Vivo. तो देखिए फार्मर्स एजुटेशन में कि आपने इसको रिपोर्ट कैसे किया, क्या आपने इसको फंड किया है, ठीक है, क्या आपने इसको एनकरेज किया था, इस तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। फाइट अगेंस्ट कोविड में कि काफी सारी मेडिसिन, क्या है, इंडिया ने काफी ऐसे ग्रांट दे दी थी काफी सारी कंट्रीज को, और सेकंड वेव में हमारे यहाँ काफी डेथ हुई थी, तभी क्वेश्चन उठे थे कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की मेडिसिन बाहर क्यों भेजी, और लाखों मेडिसिन हमने बाहर भेजी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन उठाए गए थे, तो उसी सब पे क्वेश्चन किया जा रहा है न्यूज क्लिक एजेंसी को कि आपने ये क्या किया है, राइट। तो कई बार तो वैसे तो काफी सारे केस फॉल्स दिख रहे हैं, सो लेट्स सी क्या निकल के आता है जो कोर्ट की तरफ से। और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पे यूएपीए के काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शंस इंपोज किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका सेक्शन 15 है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात करता है कि आप डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हो, बट वो क्या कह रहा है कि डिसरप्शन ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, ये बोलता है डिसरप्शन कॉज्ड बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनेमाइट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायर आर्म्स और लीथल वेपन्स और पॉइजनस और नॉक्सियस गैसेस और अदर केमिकल्स, यानी फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर या किसी भी तरह के हजार्डस नेचर से आप कोई डिसरप्शन क्रिएट करते हो, बट यहाँ पे ये कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आपने एफआईआर में सेक्शन 15 लगा दिया है, ओके। सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए डिस्क्राइब्स अ टेररिस्ट एक्ट, और सेक्शन 16 बताता है इन्हीं टेररिस्ट एक्ट के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, और 17 बताता है रेजिंग फंड्स फॉर टेररिज्म। बट यहाँ कौन से फंड टेररिज्म के लिए रेज किए गए हैं? कोई टेररिज्म के लिए तो रेज नहीं किया दिख रहा है कि यहाँ से कोई फंड रेज किया है आपने टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए।
और तो ये कोड देखते हैं क्या दिखता है इसमें। अरे, न्यूज क्लिक का कहना है कि ये सब एब्सर्ड है। इट इज a blatant attempt to muzzle the free and independent press in India. NewsClick has never committed to or sought to encourage violence, secession, or any illegal act in any manner whatsoever. The FIR states that secret inputs have been received that foreign fund or in crores have been infused illegally in India by Indian and foreign entities with intention to disrupt sovereignty and territorial integrity of India to cause disaffection against India. अब देखिए, डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया और डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट, इन दोनों में फर्क है। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमेशा होगा, चाहे कोई भी पावर में हो। बट इसको डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट इंडिया कह दिया जाए तो फिर लेट्स सी। चलिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन, तो ये जो भी है ये प्लान, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ मेंस 450 प्लस सीरीज में। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपके साथ EQI इंडेक्स भी डिस्कस कर दिया था। ओके, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ऑलराइट, सफर के बारे में भी हमने बात कर ली थी यहाँ पर। तो ये आप वहां से एक बार में कर लीजिए, ये डे टू डे न्यूज में बार बार आता रहेगा। अब इसको टाइम वेस्ट मत कीजिए इसमें, बार बार एक बार में कंप्लीट कर लीजिए वहां से। राइट, मोस्ट ऑफ दी चीजें पॉलिटिकल न्यूज है, तो इन सब में हमें जरूरत नहीं है बात करने की। ओके, यहाँ पर कोर्ट में अभी एक पेटिशन लागू हुई है कि क्या स्टेट के पास, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है कि वो सर्वे करवा सकते हैं, कास्ट सर्वे। और एक ये क्वेश्चन कोर्ट अभी एग्जामिन कर रहा है। इसमें जब कुछ निकल के आएगा हम देखेंगे, क्योंकि देखिए सेंसस एक्ट है हमारे पास एक 1948। ठीक है, तो वो तो सेंटर को पूरी अथॉरिटी देता है कि आप सेंसस कंडक्ट करवा सकते हो। ऑलराइट, उसी में एक प्रोविजन भी आता है कि आप सोशियो इकोनॉमिक सेंसस भी करवा सकते हो। इसीलिए स्टेट्स ने इसको सर्वे की तरह कराया, ना कि प्रॉपर सेंसस की तरह। बट क्या ये उनकी जुरिस्डिक्शन में आता था या नहीं आता था, ये कोर्ट अभी एग्जामिन करेगा। और कोर्ट ने पूछा भी कि आपने डेटा रिलीज क्यों किया अभी, क्योंकि एक बार सेंटर करवा चुका है 2011-12 में नेशनल लेवल पर कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, बट उसका कभी डेटा रिलीज किया ही नहीं गया। यहाँ पर आते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी अप्रूटेड इन नेक्स्ट 2 years, मतलब काइंड ऑफ नक्सलिज्म। ओके, तो यहाँ पे होम मिनिस्टर कह रहे हैं इट विल बी अप्रूटेड फ्रॉम द कंट्री नेक्स्ट 2 years एंड स्ट्रेस द नीड फॉर कांस्टेंट सर्विलेंस इन द एरियाज फ्री फ्रॉम नक्सल सो दैट प्रॉब्लम डज नॉट रिवाइव हियर। तो इसको हम लोग अपनी मेन सीरीज में या फिर 75 डेज चैलेंज में इसको कवर कर देंगे। ओके, ये आपकी सिक्योरिटी का पार्ट आता है एंड काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। देखिए देखिए, आप लोग जो भी नोट्स वगैरह पढ़ते हो प्लीज उतना बेसिक है मत जाना कि आप चले गए उधर नक्सलबारी एंड ऑल इस सबको पढ़ने लगे। नहीं यार, प्लीज आप बस ये देखिए क्वेश्चन किस बेसिस पे आपको आ सकता है। कोई आपसे इवोल्यूशन नहीं पूछ रहा है वहां पे, आपको इसको चैलेंजेस पूछेगा कि हम क्यों इतने सालों के बाद भी इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, इतनी बड़ी बड़ी वॉर जीती है हमारी कंट्री ने, लेकिन ये इंटरनल चैलेंज क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं चैलेंजेस, और इसके लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या मेजर्स लिए हुए हैं। ऑलराइट, तो बस ये दो एस्पेक्ट्स पे इसको कवर कर लीजिएगा। हम इसको मेंस 450 में या फिर 75 डेज चैलेंज में कवर कर देंगे। ओके, नाउ इसमें जरूरी हो जाता है कोऑपरेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स अफेक्टेड बाय LWE। मेजर सक्सेस हैव बीन अचीव्ड अगेंस्ट 22। ठीक है, इसमें काफी कमी आई है नक्सल अटैक्स में। और एक और डायमेंशन याद रखिएगा कि ये जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना वाला रीजन है जो कि हॉट बैड हुआ करता था नक्सलिज्म, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये व्हाट कुड बी द रीजन, रीजन दैट बॉर्डर एरियाज, ठीक है, इजिली आप स्मगल कर सकते हो वेपन्स, इजी हो जाता है। हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज है, ठीक है, इसीलिए आपको अपनी काइंड ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर चलाना आसान हो जाता है और सिक्योरिटी एजेंसीज को यहाँ पर इतना कंट्रोल करना इजी नहीं पड़ता है। तो ऐसे कुछ रीजन सोचिए कि क्यों इनका जो हॉट बैट था वो शिफ्ट होता जा रहा है ईस्टर्न इंडिया से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। राइट, उसके बाद मणिपुर में यहाँ पर एक एक्टिविस्ट हैं, इनका नाम बबलू है एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, सो आई लीव इट टू यू। ओके, सो दिस एक्टिविस्ट रिपोर्टेड दैट देयर इज प्रॉपर मिलिटराइजेशन ऑफ मिताई कम्युनिटी। खुद गवर्नमेंट इनको वेपन सप्लाई कर रही है, मिताई कम्युनिटीज को पुलिस स्टेशन वगैरह लूटे गए, जानबूझकर ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिए गए। तो इन्होंने जब ये रिपोर्ट किया तो उसके बाद इनके घर पर अटैक हुआ। ओके, तो उसका नोट लिया है खुद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने। इट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द अटैक ऑन मणिपुरी राइट एक्टिविस्ट। ओके, तो अल्टीमेटली वही आ जाता है कि फिर ये सीधे सीधे हमारी नेशनल इमेज पर अटैक करता है। ठीक है, नेशनल इमेज हमारी खराब होती है इससे। और मैंने आपको बताया है कि आज आपकी जो भी नेशनल इमेज है ना, इसका सीधा सीधा असर पड़ता है आपकी कंट्री में आने वाले इन्वेस्टमेंट पर। कोई भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी।
आगे चलते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो आपको पता ही है, ठीक है। 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, ये डिसाइड करती है। और गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है कि सपोज अगर 3-3 से टाई हो गया, ओके, क्योंकि 3 मेंबर आते हैं आरबीआई की तरफ से, 3 आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर बाई चांस टाई हो गया तो फिर टाई ब्रेकर में कास्टिंग वोट यूज करते हैं गवर्नर, राइट। तो इसी से आरबीआई ने डिसाइड किया है कि हम अपना रेपो रेट अभी चेंज नहीं करेंगे। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे बैंक आरबीआई से पैसा ले सकते हैं, ऑलराइट, उस पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा। तब सोचिए कि रेपो रेट अगर डिक्रीज होता है तो ये जो इंटरेस्ट है ये डिक्रीज हुआ, यानी कि ठीक है, ये डिक्रीज हुआ तो बैंक के पास जो पैसा आएगा वो चीप आएगा, कम इंटरेस्ट पे। तो बैंक उसको आगे बोरोवर को भी सस्ता दे पाएंगे, राइट। और अगर बोरोवर को सस्ता मिला, सपोज मैंने होम लोन लिया है, बाइक लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, मुझे अगर सस्ता मिल रहा है तो मैं उसको और ज्यादा कंज्यूम करूंगा, उसको स्पेंड करूंगा, राइट। तो अल्टीमेटली मेरी मैं जब उसको खर्च करूंगा तो मेरी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होगी तो जब डिमांड क्रिएट होगी तो कंपनीज क्या करेंगी, अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगी, दे विल इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो वो कॉर्पोरेट टैक्स भी गवर्नमेंट को ज्यादा देंगी, और कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा देंगी, लोग को एम्प्लॉयमेंट भी और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ाने के और एम्प्लॉयमेंट रखने पड़ेंगे, फिर वो लोग भी इनकम टैक्स देंगे। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी पूरी ग्रो करती है। तो ये रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमारी पूरी ग्रोथ रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। लेकिन अब जब ये सब नीचे सस्ता लोन जा रहा है, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ रहा है इकोनॉमी में, और जब भी मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। तो ये वही बात हो गई कि आप एक ब्रेड का पैकेट लेने गए और सभी के पास पैसा है, और ब्रेड के पैकेट्स उतने ही हैं, तो आप सब लोग कीमत बढ़ाने लगते हो कि मैं ज्यादा दूंगा मुझे दो, सामने वाला भी कहता है मैं ज्यादा दूंगा। तो अल्टीमेटली इस मनी सप्लाई को रेगुलेट भी करना पड़ता है फिर, अदरवाइज आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आने लगती है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो इस मनी सप्लाई को कम करने के लिए फिर आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को उल्टा इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ऑलराइट। तो फिर अगर हम रेपो रेट बढ़ा देंगे तो लोन क्या हो जाएंगे, कॉस्टली, ठीक है, महंगे हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मार्केट में थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। बट फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में क्या होगा, डिमांड कम हो गई तो कंपनीज अपना प्रोडक्शन घटा देंगी। अब उन्हें उतने ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है तो वो उनको भी निकाल देंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों थोड़ा अपोजिट जाते हैं। अगर हम लोग इन्फ्लेशन कम करने जाएंगे तो हमारी ग्रोथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम ग्रोथ बढ़ाने जाएंगे तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए रेपो रेट को एक टूल की तरह यूज किया जाता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, क्लियर। तो आप कह सकते हो कि जब भी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, ठीक है, तो इस इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होगा। और वो रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, आप रेपो रेट बढ़ा दोगे, ऑलराइट। तो अभी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की दिक्कत तो है, बट अभी उतनी दिक्कत नहीं है, इसलिए आरबीआई ने कहा अभी मैं रेपो रेट को अनचेंज रख रहा हूँ, ठीक है, ना मैं बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ, ऑलराइट। तो एकोमोडेटिव स्टांस जो होता है, एकोमोडेटिव स्टांस उसको कहते हैं हम लोग कि हम या तो रेट सेम रखेंगे या फिर रेपो रेट को कम करेंगे, ओके, रिड्यूस करेंगे, लेकिन बढ़ाएंगे नहीं, उसको कहते हैं हम लोग एकोमोडेटिव स्टांस, ऑलराइट। तो अब ये आर्टिकल वार्टिकल मत पढ़िए आप, ये पूरा, ये सिर्फ आपको अगर इतना समझ में आ गया तो बाकी ये है कि हमारे पास आगे चैलेंजेस क्या है इन्फ्लेशन को लेके, कि आरबीआई अभी आगे चल के अपनी बाई मंथली होती है एक तो ये पॉलिसी रिव्यू, ठीक है, बाई मंथली, हर 2 मंथ में रेपो रेट डिसाइड किया जाता है। तो ये बाई मंथली में आप ये सोचिए कि क्या अब आगे कट किया जा सकता है रेपो रेट में, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो देखिए उसके साथ में हमारे साथ काफी सारे चैलेंजेस हैं। पहले तो कि ये एलिनो ईयर रहा है, ठीक है, हमारे जो डैम्स, एक्वीफर्स, रिजर्वायर्स थे वो ऑलरेडी बहुत लो हैं। तो हम लोग भी मान रहे हैं कि अब सीरियल्स का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होगा इस बार, तो इसमें सीरियल्स में प्राइस राइज देखने को मिलेगा, यानी कि एक तो इन्फ्लेशन का खतरा यहीं पे मंडरा रहा है। दूसरा, मैंने आपको बताया था ओपेक वगैरह, ओपेक प्लस के बारे में बताया था कि ये लोग ऑयल का प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। और प्रोडक्शन क्यों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्राइस बढ़ाने हैं। तो एक तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने का खतरा आ रहा है, दूसरा फूड प्रोडक्ट्स यानी कि स्पेशली सीरियल्स, इनका प्राइस बढ़ने का खतरा आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के ऑलरेडी चांसेस है, अगर ऐसे में आपने आगे चल के रेपो रेट को कम करते हो तो फिर और प्रॉब्लम होगी, राइट। तो बस ये सेम चीजें हर 2 महीने में आपके पास रिपीट होती रहेंगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एवरी टाइम, हर बार सेम चीज पढ़ने में। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे इंपैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को, वो काफी है उतना।
यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के गवर्नमेंट, इन्होंने कहा है, एमपी के चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है 35% रिजर्वेशन देता हूँ मैं सभी वुमेन्स को गवर्नमेंट जॉब में। ओके, और इनफैक्ट टीचिंग में तो 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं ये वुमेन्स को। ऑलराइट, तो ये सब क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट ने भी अभी 128 बिल पास किया। ओके, लोकसभा और असेंबली में 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवर द ईयर देखा गया है कि वीमेन का वोटिंग में पार्टिसिपेशन अच्छा खासा बढ़ा है। ऑलराइट, विमेन थोड़ी असर्टिव हुई है। फॉर एग्जांपल लुक एट द बिहार केस। वहां पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कोई रैली कर रहे थे इलेक्शन के टाइम, और एक विमेन ने कहा कि प्लीज आप अल्कोहल बैन कर लीजिए, ठीक है, ये हमारे परिवार को खराब कर रहा है। एंड इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद उन्होंने इसको बैन कर दिया। ठीक है, तो ये दिखाता है कि जब आप असर्टिव होते हो तो सामने वाला आपको इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि विमेन को क्यों अब एक सीरियस वोट बैंक कंसिडर कर रही है हर पार्टी, क्यों सब उनको वो करने में लगे। लाइक फॉर एग्जांपल फ्री ट्रैवल कर दिया जा रहा है वुमेन्स के लिए, राइट, उनके लिए गैस पे सब्सिडी दी जा रही है कि आपको हम 400 रुपए के देंगे कुछ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। राइट, तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के प्रूफ किया है कि हमें इग्नोर मत कीजिए, हम आपकी सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। यूपी में योगी सरकार का दोबारा जीतने में विमेन्स का बहुत बड़ा रोल था, स्पेशली विद दैट गरीब कल्याण योजना, जिसने 5 kg एक्स्ट्रा दिया था फूड। 5 तो मिल ही रहा था उनको, 5 और एक्स्ट्रा कर दिया था, तो उसमें रोल था अच्छा खासा। कई विमेन्स ऐसे कहती हुई नजर आ रही थी कि योगी जी खाना दे रहे, ये वो एंड ऑल दैट। तो अब जरूरत है स्टूडेंट्स को भी ये समझने की कि आपको अपनी यूनिटी कैसे दिखानी है यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक स्टेट को नहीं, ये किसी हरियाणा की बात नहीं है, ये एमपी की बात नहीं है, ये सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है, ये राजस्थान की बात नहीं है। हर जगह स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। ऑलराइट, कभी कभी उनके पेपर्स लीक हो जाते हैं। गुजरात में एक साल में 8 पेपर लीक हुए थे। ऑलराइट, कभी पटवारी घोटाला हो जाता है मध्य प्रदेश जैसों में। ओके, तो अगर आप यूथ पॉपुलेशन, इतनी हाई यूथ पॉपुलेशन होते हुए वो इतनी डिमांड नहीं रख सकती अपनी गवर्नमेंट के सामने कि आप एटलीस्ट एग्जाम तो फेयर करा लीजिए, एग्जाम टाइमली करा लीजिए, फेयर करा लीजिए, आपके पेपर्स लीक हो जाते हैं, तो फिर ये यूथ का बहुत बड़ा फेलियर है। फिर आपसे तो वो विमेन अच्छी हैं जो एटलीस्ट असर्ट तो कर पा रही हैं खुद को कि ये शराब हमारे फैमिली को बर्बाद कर रहा है, इसको बैन कीजिए। किया नीतीश कुमार ने बिहार में। लेकिन इतने करोड़ों स्टूडेंट्स होकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ कभी खुल के आवाज नहीं उठाई बच्चों ने। एक स्टेट में होता है इट्स नन ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरे स्टेट में होता है नॉट आवर कंसर्न, और ये फिर होता रहता है आपके साथ साल दर साल। आपके 5-5 6-6 साल आपको ऐसे ही निकाल दिए जाते हैं। कभी कोर्ट केस में उलझा दिया जाता है, कभी रिजर्वेशन जैसे मैटर्स में उलझा दिया जाता है, एंड यू गाइस कीप ऑन फाइटिंग। बट कभी भी इस कंट्री का यूथ जो ये प्रिपरेशन फेज में है 20 से 30 वाला, ये कभी अपनी अपनी आवाज को असर्ट नहीं कर पाया। आज से नहीं, सिंस 2000 पेपर लीक, चीटिंग, ओके, ये नेपोटिज्म काइंड, पीछे दरवाजे से भर्ती कर लेना, ये सब होता आ रहा है, बट कोई कुछ नहीं कर पाया। एनीवे, ये भारत वर्सेस इंडिया ये सब पॉलिटिकल न्यूज है, मैं इनमें इनमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये सब ये वैसे ही पॉलिटिशियन से लिखी है। राम माधव कौन है ये आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बॉन्ड डील ओके। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे रेपो रेट एक टूल हो गया। अब अगर गवर्नमेंट, सॉरी आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है मार्केट में, ऑलराइट, कि आप और हम हैं, हमने खरीद लिया कि चलिए इस पे गवर्नमेंट हमें बाद में 7-8% इंटरेस्ट देगी, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ चला गया? वापस गवर्नमेंट के पास, या आप कह लीजिए अभी फिलहाल के लिए आरबीआई के पास। तो क्या हुआ है कि हमारा जो मार्केट है उससे क्या हुआ है, मनी सप्लाई कम हो गया है, राइट, पैसा ऊपर सक कर लिया गया है, आपके पास बॉन्ड है सिर्फ आज। राइट, तो ये भी एक टूल है रेपो रेट की तरह कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का। गवर्नमेंट को जब बोरो करना होगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेंगी, आरबीआई उसको मार्केट में रिलीज करेगा उसके बिहाफ में, और कुछ पैसा ऊपर चला जाएगा। यानी कि एक तरफ से आप कह सकते हो इट इज ए वे ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। ऑलराइट, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये सब वही स्टेटस को ऑन की रेट, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्स, टेलीग्राम और यूट्यूब को कहा है कि प्लीज चाइल्ड फोन से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है उसको रिमूव कीजिए, अदरवाइज आप सेफ हार्बर का जो स्टेटस है वो लूज कर देंगे। अब याद कीजिए कि जो नया टेलीकॉम बिल ड्राफ्ट स्टेज पर है अभी, उसे मैंने आपको बताया कि वहां पर गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन अपने पास रखने वाली है कि हमें किस प्लेटफॉर्म को सेफ हार्बर का स्टेटस देना है और किसको नहीं। लाइक सपोज कि अगर टेलीग्राम पर कोई चाइल्ड पॉर्न जैसा मटेरियल पब्लिश होता है,
तो आप उस आदमी के हो तो के अगेंस्ट तो कर ही सकते हो काम, बट क्या आप प्लेटफॉर्म को अरेस्ट प्लेटफॉर्म पर कुछ पेनल्टी लगा सकते हो, या इनके जो यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं उनको अरेस्ट कर सकते हो कि ये लीगल काम आपके प्लेटफॉर्म पे कैसे हुआ है? कर सकते हो अगर उनके पास सेफ हार्बर का स्टेटस नहीं है तो अगर ये स्टेटस गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन में रहेगा तो गवर्नमेंट अब डिसाइड करेगी कि आपके प्लेटफॉर्म को हमें सेफ हार्बर का स्टेटस देना है या नहीं देना है, न्यू बिल के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने वही कहा है कि प्लीज रिमूव ऑल दी इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म और लूज देयर लीगल इम्यूनिटी। तो फिर आपको पनिश किया जा सकता है इसके लिए। और ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, चाहे व्हाट्सएप हो टेलीग्राम हो, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, तो इसको डिकोड करना मुश्किल हो जाता है फिर। ये सब मत देखिए, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप जरूर देखिए। हायर ओबीसी लोअर ओबीसी कौन किसको वोट दे रहा है, ये तब उसमें काम का है, वैसे नहीं। नाउ ट्राई, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपको सब पता है कि वर्ल्ड कप चल रहा है एंड हॉट स्टार पर इसका फ्री टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। बट स्टार स्पोर्ट्स ये जो चैनल है जो टीवी पे आता है, इसके लिए लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है। तो ये जो केबल ऑपरेटर्स हैं ये कह रहे हैं कि ये अनफेयर है। ऑलराइट, अगर वहां पे फ्री दिख रहा है तो फिर इंसान यहाँ पे हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा टीवी पे देखने के लिए? राइट, तो इसी के अगेंस्ट पिटिशन दायर की गई थी। OTT platforms like Hotstar are not in the jurisdiction of TRAI and are governed by Information Technology Rules 2021 notified by Ministry of MIT। पहले तो आपको एक चीज समझनी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हमारी जो है, ठीक है, उसके अंडर में आता है ट्राई। ओके, और यहाँ पर है माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंडर में मोस्टली माना जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स इसके अंडर में आते हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, राइट, आपका टेलीग्राम वगैरह हो गए, ये सब इसमें आते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स। ये रेगुलेट करते हैं मोस्टली टेलीकॉम सर्विसेज को, राइट, जहां पर इनको लाइसेंस लेना पड़ता है ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट से। क्लियर? तो अब बताइए कि हॉटस्टार जो है वो इंटरनेट का तो यूज कर रहा है, राइट, तो कायदे में उसको कहाँ आना चाहिए? माइटी के अंडर में। राइट, तो फिर आप यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में क्यों चले गए कि ट्राई इसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करे? तो वही चीज कही है इन्होंने कि देखिए ये जो OTT प्लेटफॉर्म है हॉटस्टार, ये ट्राई की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ये एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस है जो कि आपको माइटी के पास जाना चाहिए। राइट, क्योंकि वो गवर्न होता है बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल। अब ये मत सोचिए कि रूल 2021 क्यों है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो 2000 का है। तो देखिए एक्ट होना अलग चीज है, ये 2000 में आया था, पर इसके अंडर टाइम टू टाइम अलग अलग रूल्स पब्लिश किए जाते हैं। ऑलराइट, तो 21 में जब रूल्स आए थे तो उसमें माइटी ने पब्लिश किए थे कि इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म हमारे अंडर में आएंगे। तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ ट्राई एक्ट सिंस दे डू नॉट रिक्वायर एनी परमिशन और ए लाइसेंस। ओके, यहाँ पर ये ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन ने पिटीशन दायर की थी कि ये फ्री स्ट्रीमिंग जो हो रही है वर्ल्ड कप की मोबाइल डिवाइसेस पर, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, हमारे अगेंस्ट है ये। राइट, यहाँ पर तो अब इसी को लेके ना थोड़ा सा जो नए ड्राफ्ट रूल आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी ठन गई थी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने क्या किया था कि OTT को भी अपने उसमें इंक्लूड कर लिया था कि हम जो टेलीकॉम बिल ला रहे हैं उसमें हम रेगुलेट करेंगे। फिर माइटी ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, ये OTT प्लेटफॉर्म हमारे अंडर में आ रहे हैं, तो फिर इस रूल को अब इस लॉ को रीड्राफ्ट किया जा रहा है इसके लिए। राइट, now IT ministry view, the allocation of business rule internet based communication services are not part of department of telecommunication। ओके, इस मिनिस्ट्री के अंडर में, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इसी के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके, सो द कॉपी ऑफ ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल, यहाँ पर ऑब्जेक्शन इसने इंक्लूड कर लिया था OTT को अपने अंडर में, फिर ऑब्जेक्शन रेज किए थे माइटी ने, और DOTs learned to have gone back to reframe the portion of the bill which regulated OTT communication services। राइट, सितंबर 2020 में ट्राई ने रेकमेंड किया था अगेंस्ट रेगुलेटरी इंटरवेंशन फॉर OTT कम्युनिकेशन कि हमारे उसमें नहीं आता है ये, बट साथ में ये भी कहा था कि इनको मॉनिटर करना जरूरी है और इंटरवेंशन किया जाएगा बट एट द एप्रोप्रिएट टाइम। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो छोटा सा ये है बेड बग, ठीक है, ये कपड़ों पे चिपक जाता है, तो फ्रांस में इसका एकदम से बहुत ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है, ये अब सडनली अपीयर हो गए फ्रांस में। पहले क्या हो रहा था, एक DDT करके यूज होता था पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो वो इनको ना किल कर देते थे, बट फिर आपको पता है स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसको बैन कर दिया गया, तो अब इनकी आबादी फिर से बढ़ रही है। अब ये जब लोग टूरिज्म पे जाते हैं ना अलग अलग जगह पे, तो वहां पे उनके बैग में चिपक जाता है, कपड़ों में चिपक जाता है, और ये फिर तो पेरिस में इसका काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और ये होता है नॉक्टर्नल। ऑलराइट, DDT से इसकी डेथ होती थी, बट अब कहीं ना कहीं ये जो इनकी न्यू ब्रीड है ना, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटी बग केमिकल्स। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे मनी बिल। तो मैंने जब अभी आपको पॉलिटी लेक्चर्स दिए थे, कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था, प्री सेशन था, ओके, तो उसमें मैंने आपको ये सारे प्रोविजन बहुत अच्छे से समझाए थे कि गवर्नमेंट ने कई बार मनी बिल को एज अ गेटवे यूज किया है कुछ ऐसे अमेंडमेंट करने के लिए जो कि एक्चुअली मनी बिल की डेवलपमेंट में आते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीएमएलए, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए थे जो उन्होंने मनी बिल के थ्रू पास करवा दिया, और वजह क्या थी कि गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में उतनी मेजोरिटी नहीं थी। राइट, तो ये मनी बिल के जो प्रोविजन है ये अंडर आर्टिकल 110 आते हैं। तो ये तो आप लोग खुद लक्ष्मीकांत से देख सकते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया आपको। यहाँ पे आर्टिकल 110 में क्लॉज 1 के अंदर सब क्लॉज ए टू जी दिए गए हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि आप कौन कौन से मैटर मनी बिल में आते हैं। तो टैक्सेशन को रिड्यूस करना हो, बढ़ाना हो एंड ऑल, ठीक है, बोरिंग करनी हो गवर्नमेंट को, या अप्रोप्रिएशन करना है मनी का फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सब आता है 1 से लेकर जी तक में। ओके, सॉरी 1 से लेके एफ तक में। सिर्फ जो जी वाला है ना, सब क्लॉज जी, ये लैंग्वेज यूज करता है एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन ए टू एफ। तो इसी क्लॉज को, दिस क्लॉज आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इस जी को यूज करके ही गवर्नमेंट ने बाईपास किया है राज्यसभा को। इसके अंडर में उसने काफी सारे ऐसी चीजें पास कर दी है जो कि एग्जैक्टली मनी बिल की डेफिनेशन यानी कि 1 ए टू एफ के बीच में नहीं आते हैं। ऑलराइट, तो इसमें पीएमएलए एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, आधार एक्ट में चेंजेस किए गए, जबकि वो सब मनी बिल के डेफिनेशन में आते नहीं थे। कई बार चैलेंज भी हुए कोर्ट के पास। तो इसमें कोर्ट ने पीएमएलए वाले को तो शायद गिरा दिया था, ठीक है, और बाकी दो को तो एग्री कर दिया था। सॉरी, पीएमएलए को भी ओके कर दिया था, आधार को भी एग्री कर दिया था, बट स्ट्रक डाउन कर दिया था ट्रिब्यूनल्स में जो अमेंडमेंट किया गया था। अब सोचिए आप ट्रिब्यूनल्स में अमेंडमेंट कर रहे हो आप, और वो आप मनी बिल के थ्रू पास कर रहे हो, सो दैट वाज टोटली रॉन्ग, राइट। यहाँ पे कहीं दिया था, आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ इट एक्चुअली। आप रीड करेंगे जब आप समझ जाएंगे, यहीं पे कहीं दिया हुआ था कि 3 चीजों में चेंजेस किए गए थे मनी बिल के थ्रू। एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, दूसरा आधार में चेंज कर दिया गया कि इसमें भी मनी इन्वॉल्व है तो उन्होंने मनी बिल मान लिया उसको, और तीसरा ट्रिब्यूनल्स में कुछ चेंजेस किए गए थे ट्रिब्यूनल्स की जुरिस्डिक्शन में। ऑलराइट, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दो तो ओके है बट ये तीसरा गलत है। तो इसी को अब दोबारा एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज बेंच बनाई गई है कि इसको ठीक से एग्जामिन कीजिए, कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मनी बिल का जो रास्ता है उसका मिसयूज कर रही है कुछ ऐसे काम करने के लिए जो कि एग्जैक्टली मनी बिल की डेफिनेशन में आते नहीं है। ऑलराइट, ये देखिए, पीएमएलए, आधार एक्ट एंड 2017 अमेंडमेंट ऑल्टरिंग द सर्विस कंडीशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अब ये कहां से मनी बिल की डेफिनेशन में आ जाएगा बताइए, राइट। तो इसी को एग्जामिन कर रहा है कोर्ट, तो उसके बारे में जो भी जजमेंट निकल के आएगा वो सब हम तब देख लेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, एंड द हिंदू का सेशन आपको मिस ट्विंकल गोयल करा रही है। आई होप यू आर लाइकिंग हर लेक्चर एज वेल। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।